आज के इस वीडियो में हम सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सातवाहन वंश का जो काल है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण भारत के इतिहास में पहली बार सातवाहन वंश ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत उत्तर भारत के भी कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। दूसरा, एक बड़ी लंबी अवधि तक लगभग 4 शताब्दियों तक सातवाहनों ने अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखा। इसके अलावा उन्होंने विदेशियों के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखा और उनका काल दक्षिण भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का काल था। इनकी उत्पत्ति, मूल निवास और तिथि के बारे में देखें तो अभिलेखों एवं सिक्कों में जिन सातवाहन एवं सातकर्णी राजाओं के बारे में लेख है, उन्हें पुराणों में आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है। इसी आधार पर भंडारकर, रैप्सन और स्मिथ जैसे विद्वानों ने इनको आंध्र प्रदेश का वासी ठहराया और भंडारकर ने इनकी राजधानी धानकटक तो स्मिथ ने श्रीकाकुलम तय की है। ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्र प्रदेश को आर्य प्रदेशों से बाहर बताया है और आंध्रों की गणना पौंड्रू, शबर और पुलिंदों के साथ की है। अतः सातवाहनों को आंध्र जातीय मानने से ये अनार्य वंशीय सिद्ध होंगे। उपलब्ध प्रमाणों से यही जान पड़ता है कि सातवाहन ब्राह्मण वंश के थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख में उसे एक ब्रह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प एवं मान का विनाश करने वाला कहा गया है। फिर पुराणों ने क्यों सातवाहनों को आंध्र जाति का? संभवतः शकों ने सातवाहनों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया और ये गोदावरी और कृष्णा के बीच के आंध्र भूभाग में रहने लगे और शायद आंध्र में रहने के कारण इन्हें आंध्र कहा गया है। अतः आंध्र इनकी प्रादेशिक संज्ञा थी, न कि जाति बोधक। डॉक्टर गोपालाचारी का मत इससे भिन्न है। वे अभिलेखों में सिक्कों के आधार पर इन्हें महाराष्ट्र मूल का घोषित करते हैं और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान बताते हैं। राय चौधरी इन्हें मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग का और सुतंकर इन्हें कर्नाटक के बेलारी का बताते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि सातवाहन वंश का प्रारंभिक राज्य पश्चिमी दक्कन में था। महाराष्ट्र एवं निकटवर्ती क्षेत्र ही इनका मूल प्रदेश जान पड़ता है। इस वंश के दूसरे शासक कान्य या कृष्ण का अभिलेख नासिक से और तीसरे शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका का अभिलेख नानागढ़ से उपलब्ध हुआ है। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि सातवाहन महाराष्ट्र के मूल निवासी थे, क्योंकि सातवाहन शासकों के अधिकांश अभिलेख एवं सिक्के महाराष्ट्र क्षेत्र से ही मिले हैं और इन अभिलेख एवं सिक्कों में उन्हें आंध्र नहीं कहा गया है। इसी प्रकार पुराणोत्तर साहित्य में, जैसे कि जैन ग्रंथों में, प्रतिष्ठान यानी पैठण महाराष्ट्र को ही सातवाहनों की आरंभिक राजधानी बताया गया है। सातवाहनों के उदय तिथि के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न तिथियां एवं शासनावधि का उल्लेख डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार इस वंश की शाखाओं के कारण है। पुराणों में अंतिम कर्ण शासक सुशर्मन को उखाड़कर सिमुक के शासक बनने का उल्लेख है। कण्वों का शासन लगभग 72 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और उन्होंने कुल 45 वर्षों तक राज्य किया। इस प्रकार कण्वों की अंतिम तिथि 27 ईसा पूर्व निश्चित होती है। अतः यह संभव लगता है कि सिमुक ने 27 ईसा पूर्व में कर्ण सुशर्मन को मारकर अपना राज्य स्थापित किया था। खारवेल के हाथीकुंभा अभिलेख में किसी सातकर्णी को पराजित करने का उल्लेख है। इस अभिलेख का समय सामान्यतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण में रखा जाता है। इससे वर्णित सातकर्णी शासक का समीकरण सातवाहन वंश के तीसरे शासक सातकर्णी प्रथम से किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सातवाहन वंश का उदय प्रथम सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ होगा। प्रारंभिक सातवाहन शासकों के बारे में देखें तो सिमुक जो है उन सातवाहन वंश का संस्थापक पुराणों के अनुसार सिमुक था। पुराणों में सिमुक को शिशुक या सिंधु आदि नामों से भी संबोधित किया गया। उसने अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा को मारकर अपना राज्य कायम किया। कान्य कृष्ण, सिमुक के बाद कान्य कृष्ण राजा बना, वह सिमुक का भाई था। सातकर्णी प्रथम, कान्य के बाद सिमुक का पुत्र श्री सातकर्णी राजा बना। उसने 19 वर्ष तक शासन किया। नानागढ़ दर्रे से प्राप्त कुछ लेख युक्त आकृतियों के आधार पर सातकर्णी को सिमुक का पुत्र कहा गया, परंतु यह निश्चयात्मक नहीं है। नानागढ़ अभिलेख जो सातकर्णी की पत्नी नागनिका द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, से ज्ञात होता है कि सातकर्णी का विवाह अंगीय कुल के महरटी तृणकरीय की पुत्री नागनिका के साथ हुआ था। ऐसा आभास होता है कि उस महरटी का सातवाहन राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। अंधकार युग, सातकर्णी के बाद 100 वर्षों का सातवाहन काल प्रमाणों एवं साक्ष्यों के अभाव में अंधकार का काल कहा जा सकता है, जिसके बारे में इतिहास मौन है। गौतमीपुत्र सातकर्णी,
सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा उसका काल रहा। सातवाहन वंश को गौरवान्वित करने वाला शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन वंश का महानतम नरेश था। उसकी गिनती भारत के महान एवं पराक्रमी राजाओं में की जाती है। उसके गौरव का दस्तावेज नासिक से प्राप्त हुआ अभिलेख है, जिसमें उसकी माता गौतमी बलश्री ने अपने पौत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासन के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया था। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र को सातवाहन वंश के यश को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। इस अभिलेख के अलावा गौतमीपुत्र का स्वयं का शासन के 18वें वर्ष में जारी नासिक से प्राप्त अभिलेख एवं गौतमीपुत्र और उसकी माता गौतमी बलश्री द्वारा संयुक्त रूप से जारी 24वें वर्ष का अभिलेख गौतमीपुत्र के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत हैं, परंतु उसकी माता गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख ही गौतमीपुत्र के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय उपलब्धियों के अंतर्गत देखें तो वह एक महान विजेता कहलाता है। उसके लिए जो उपाधियां हमें मिलती हैं गौतमी बलश्री के अभिलेख में, वह है कि क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करने वाला, शक, यमन और पल्लवों का नाश करने वाला, शहरात वंश को निर्वशेष करने वाला, सातवाहन कुल के यश की प्रतिष्ठापना करने वाला था। इसके अलावा उसे समस्त राजाओं के ऊपर राज्य करने वाला, अपराजित युद्ध में अनेक शत्रुओं को जीतने वाला, वह जिसके वाहनों ने तीनों समुद्रों को जल पिया आदि कहा गया है। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख के आधार पर कहा जा सकता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का राज्य संपूर्ण दक्षिण पथ में विस्तृत था। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी कभी पराजित न हुआ तथा जिसके वाहन ने तीनों समुद्र का जल पिया आदि कहा गया है। संभवतः प्रायद्वीपीय भारत में एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण का यह पहला प्रयास था। गौतमीपुत्र की विजयों से स्पष्ट है कि उसने दक्षिण के राज्यों सहित गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र और मध्य भारत में फैला विशाल साम्राज्य कायम कर लिया था। उसने आसिक, असंग, मूलक, प्रतिष्ठान, सूरत, अपरांत, कुकुर, अनूप, विदर्भ, आकार, अवंती आदि प्रदेशों की जीता था। गौतमीपुत्र के व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करें तो गौतमी बलश्री के अभिलेख में से गौतमीपुत्र के व्यक्तित्व चरित्र की विशेषताओं का प्रकाश पड़ता है। इसमें कहा गया कि उसका मुखमंडल विमल कमल के समान था और जो पूर्ण रूप से चंद्र के समान श्री से युक्त, सुंदर और सुदर्शन था। उसके चाल को श्रेष्ठ हाथी के चाल के समान और उसकी सुडौल, दीर्घ, सुंदर भुजाओं वाला बताने में निश्चय उसकी माता की स्नेह दृष्टि रही होगी। गौतमीपुत्र के शासनावधि के बारे में हमें जुन्नार अभिलेख से सहस्रात्र नहपान की अंतिम तिथि 46 का उल्लेख है। यह शक संवत की मानी जाती है। स्थिति के बाद कोई अन्य सहस्रात्र अभिलेख उपलब्ध नहीं, अतः 46 शक संवत को नहपान की अंतिम तिथि माना जाना समीचीन है। स्पष्ट है कि उसने 46 + 78 यानी 124 ईस्वी तक महाराष्ट्र में शासन किया था और स्थिति के पश्चात गौतमीपुत्र ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। महाराष्ट्र के नासिक से प्राप्त गौतमीपुत्र का लेख शासन के 18वें वर्ष का था। इसका शासन आरंभ होने का वर्ष 106 ईस्वी था और नासिक के अन्य अभिलेख में गौतमीपुत्र के 24वें वर्ष का उल्लेख आता है। 106 + 24 यानी 130 वर्ष शासन कर रहा था। गौतमी सातकर्णी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करें तो उनके उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी आदि रहे। सातवाहन वंश का पतन जो अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ था। सातवाहन काल के अंदर अगर हम दक्षिण भारत की अवस्था की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से सातवाहन ने दक्षिण में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके दक्षिणी प्रायद्वीप के एक बड़े भाग में राजतंत्रात्मक शासन पर आधारित केंद्रीय शासन की स्थापना की। हम सातवाहनों के शासन व्यवस्था, प्रशासन आदि के बारे में ज़्यादा सूचनाएं उपलब्ध नहीं होने से इस संदर्भ में अधिक कुछ नहीं कह सकते। जब राजा प्रजा हितैषी योग्य होता है तो प्रजा निश्चय सुखी और समृद्ध होती है। गौतमीपुत्र एक ऐसा ही राजा प्रतीत होता है। सामाजिक दशा के बारे में अगर बात करें तो समाज वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार 4 वर्णों में बटा था। सातकर्णी राजा ब्राह्मण वंश के थे। राजा को चारों वर्णों का पोषक कहा गया है और उसे वर्णों के दूषण को रोकने वाला भी कहा गया। समाज में नारी का स्थान महत्वपूर्ण था। गौतमी बलश्री, वशिष्ठी, नागनिका आदि उदाहरणों से स्पष्ट है कि समाज में महिलाओं को सम्माननीय स्थान प्राप्त था।
धार्मिक अवस्था के अंतर्गत देखें तो शुंग काल की ही बात थी। सातवाहन काल भी ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल था। सातकर्णी के 2 अश्वमेध यज्ञों एवं राजसूय यज्ञ की सूचना नागनिका के अभिलेख से मिलती है। राजसूय एवं अश्वमेध के अलावा इस काल में आप्तोत्तर या आग्नाध्याय आदि यज्ञ भी किए गए, जो स्पष्ट है कि कर्मकांड प्रधान ब्राह्मण धर्म का बोलबाला रहा होगा। ब्राह्मण धर्म के साथ ही वैष्णव शैव धर्मों की लोकप्रियता थी। सातवाहन अभिलेखों में विष्णु के नाम वाले लोगों के उल्लेख है। जैन एवं बौद्ध धर्म का भी काफी प्रसार हो चुका था। सातकर्णी प्रथम द्वारा जैन एवं बौद्ध धर्मों के प्रबुद्ध दान देने के उल्लेखनीय अभिलेख मिलते हैं। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें समाज की आर्थिक दशा अच्छी थी। कृषि मुख्य व्यवसाय था, परंतु कृषि के अलावा भी नाना प्रकार के उद्योग धंधों में लोग लगे थे। कृषक के लिए हाल के शब्द का प्रयोग कृषि में हल के प्रयोग को प्रकट करता है। अन्य उद्योगों में स्वर्णकार, लोह कर्णक, वर्धकी, कुंभकार, तिल पिशक, कासाकार, बेसकार, धनिक, मालाकार, गांधिक, धसक, सारथवा व्यापारी आदि को उल्लेख में मिलते हैं। इस समय व्यापार भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा था। पेरिप्लस की विवरणों से समृद्ध समुद्री व्यापार का पता चलता है। कल्याण, सोपारा, बड़ोस प्रसिद्ध सातवाहन बंदरगाह थे। नासिक, जुन्नार, प्रतिष्ठान, धन्य, कटक, करहाटक, श्री काकुलम आदि प्रसिद्ध नगर थे, जो व्यापारिक मार्गों से देश के अन्य नगरों में जुड़े थे। इस प्रकार तत्कालीन समाज उत्तम कृषि, उन्नतिशील उद्योग धंधों, व्यापारिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में एक समृद्ध समाज की छवि प्रस्तुत करता है। साहित्य एवं कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल था। इस काल में प्राकृत भाषा को बढ़ावा मिला। सातवाहन शासक साहित्य प्रेमी थे। सातवाहन शासक हाल का नामोल्लेख पूर्व में किया जा चुका है, जो गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ का रचयिता था। प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत कथा का प्रणयन भी गुणाढ्य ने पेशाची पाकत में सातवाहन काल में ही किया था। इसी तरह कला के क्षेत्र में इस काल में वास्तुकला का महत्वपूर्ण विकास हुआ। चैत्य गुफाएं, गुहागृह निर्माण इस काल की प्रमुख वास्तुशिल्प था। इस प्रकार सातवाहन काल का दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान